का भैया वेलकम। जी, कैसे हैं आप सब? प्रकट हो गए हैं, सामने दिख रहे हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। क्लियर है। आज का ये जो विशेष आगमन है, इसके आने का बस एक उद्देश्य था कि एक परीक्षा के लिए अब तमाम सारे छात्र हमारे परेशान हैं, और वो है बीईओ का मेंस। तो जो भी बीईओ का मेंस दे रहे हैं, आज हम उनके लिए स्पेशली आए हैं बच्चा। वैसे संडे जनरली छुट्टी रखते हैं, लेकिन आज इसीलिए हम बीईओ मेंस के लिए आ गए हैं, ताकि आप देख लें कि आप हमसे कितना लाभ उठा सकते हैं। भैया नमस्ते, खूब खुश रहिए, सभी का स्वागत है। आप हमारा ऑप्टिमम यूज, मैक्सिमम उपयोग कैसे कर सकते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, इस विषय पर परिचर्चा के। अच्छा, हमें लगता है कि हमें, अच्छा बच्चा, हम दिख रहे हैं बीच में कि गायब हो जा रहे हैं? बीच में कुछ ठहर वहर तो नहीं रहा है? सब ऑल क्लियर है? एक एक बार जरा बताइएगा। मामला कुछ फंस रहा है तो रुको रुको रुको, एक उपाय करना पड़ेगा तो वो फंसना सुधर जाएगा। क्या करा जाए इसका? असल में तार ऊपर से नीचे, मैं सोच रहा था कि बैकग्राउंड में दीवार आ जाए, वो बड़ा बड़ा सा दिखता है, वो ना आवे उसी चक्कर में। चलिए कोई नहीं, थोड़ी देर में अभी कर लेते हैं, या और नजदीक कर लेते हैं, तब ये हो सकता है। हम सोच रहे हैं वाईफाई से चल जाए, तो वाईफाई से चलेगा नहीं, चल सकता है। अरे राम राम। अब ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट, यो ठीक है। अब ठीक है, गिरेगा नहीं? हाँ नहीं गिरेगा। चलिए, तो भैया स्वागत है सभी का। तो आज आप सबको बुलाया गया है इसलिए कि पहले तो एक एक छोटा सा सर्वे कर लें, फिर उसके बाद हम बता देंगे कि इसमें जितने लोग बीईई वाले हैं वो यस कह दें, जो बीईओ वाले हैं वो ट्रू कह दें, और जो नहीं है वो फॉल्स कर दें। तो मतलब कुछ ज्ञान देने के बाद पढ़ाना भी पड़ेगा। अच्छा, सो नाइस। ओ, 20 20 80 का मामला है। चलिए कोई नहीं, तब आज लंबी परिचर्चा नहीं चलेगी, थोड़ी जानकारी देके फिर टॉपिक पर आ जाएंगे। चलिए, तो बच्चा, धन्यवाद आपका इस सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए। सब 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 जानकारी दे दी जाएगी आपको, आरओ आरओ भी दे दी जाएगी सब। तो सबसे पहले एक छोटी सी परिचर्चा बच्चा, आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, चीजों को, ये इन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, अनेकार्थी, विलोम। हाँ हाँ, आज सवाल जवाब नहीं होगा अंशुमन, बातचीत होगी, और टॉपिक का सेंस क्लियर होगा। तो आज की जो कक्षा है वो बीईओ मेंस वालों के लिए स्पेशली टारगेटेड है। फिर भी हम आज आधा घंटा 20 मिनट जो भी हमारी चर्चा चलेगी उसको अच्छे से करेंगे, और उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज डिस्कशन कर देंगे। तो आइए मुद्दे को शुरू कर देते हैं। बच्चा देखिएगा, बस एक छोटा सा, आप सब लोग ध्यान से सुन लेंगे तो जो बीओ वाले उनका भी फायदा हो जाएगा, आपका भी। बच्चा, एक बीओ की परीक्षा होने वाली है, आरओ आरओ का भी मेंस लगा हुआ है, और इसके साथ ही एक और मेंस का पेपर लगा हुआ है यूपीपीएससी का। तो हम बीईओ के लिए एक स्पेशल, हाँ वही 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 बैच बैच के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि असल में बैच ला चुके हैं, आधे से ज्यादा बैच ला चुके हैं। अब बस उसका 60% का, वो क्या कहते हैं, 40% बैच हम नहीं लाए हैं, बाकी 60% कोर्स हम ला चुके हैं, तो वही आपको समझाना है। तो देखिएगा बच्चा, बीओ का जो मेंस होगा उसमें एक आएगा अपठित गद्यांश। क्या आएगा भाई? अपठित गद्यांश आएगा। ये अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें शीर्षक, संक्षेपण, संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये सब आएगा। उसके बाद है बच्चा पत्र लेखन, तो पत्र लेखन आएगा। अब ये जो दो बातें हैं, अच्छा, और हिंदी में अगर आगे बढ़े तो वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना, और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना, ये दो बातें आएंगी। गुड आफ्टरनून बच्चा। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आएगा इसमें। व्याकरण के पोर्शन आएंगे,
अनेकार्थी शब्द है। अच्छा, जस्ट सब्सक्राइब। अच्छा जी नेहा, स्वागत है आपका। नेहा ने जस्ट सब्सक्रिप्शन लिया है। अच्छा, सब जानकारी देता रहता है ये वाला। तो व्याकरण आएगा, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची शब्द एवं शब्द रूप, वर्तनी, संधि समास, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियां। आज मैं यही आपको पढ़ाने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश की बोलियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, अर्थबोध, क्रिया और विराम चिन्ह। ठीक है, ये इतना पोर्शन आपको मिलेगा। उसके अलावा बच्चा बीईओ का मेंस का पेपर में आपका एक खंड होगा हिंदी में निबंध का। भैया जितनों पे प्रणाम किया सबको खूब खुश रहिए, स्वागत है। और जिन्होंने नहीं किया वो भी खूब खुश रहिए, स्वागत है। बस बस आज बीईओ मेंस के लिए एक थोड़ी जानकारी शुरू में दे रहा हूँ, उसके बाद हम बाकी चर्चा अपनी पढ़ाई वाली करेंगे। तो अब अगले मुद्दे पर आ जाते हैं। ये आपके 100 मार्क्स का निबंध होगा। बच्चा यहाँ पर 2 निबंध आपको लिखने होंगे। इसके अंतर्गत 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध लिखना है। तो ये एक निबंध इसमें से लिख देना है, तो एक निबंध इसमें से लिख देना है। ये निबंध बीईओ मेंस में आएगा, यूपीपीएससी मेंस वालों के लिए आएगा और आरओ मेंस वालों के लिए आएगा। इन सबों के लिए मैंने एक हिंदी निबंध का कोर्स बनाया है। अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भविष्य में देने वाले हैं, तो कोई परीक्षा जिसमें आपका निबंध लिखना हो, तो बच्चा एक कोर्स मेरा लॉन्च हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये कोर्स लिखा हुआ है, कोर्स ऑन एस्से राइटिंग, हिंदी फॉर आरओ मीन्स। बच्चा यहाँ लिखा आरओ मीन्स है, आप इसके ऑब्लिक करके बीईओ लिख लीजिए और इसके ऑब्लिक करके आप यूपीपीएससी लिख लीजिए। ये 10 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा और ये चलेगा 23 नवंबर तक। तो इसका मतलब लगभग 12 से 13 घंटों का एस्से का कोर्स है। विनीत बाबू, ये कॉन्ग्रेचुलेशन का है के लिए, ये कांग्रेचुलेशन नहीं समझे। तो ये 12 से 13 घंटे का कोर्स है। अगर आप कोई परीक्षा, चाहे वो यूपीपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, या कोई एग्जाम दे रहे हो, या आईएएस दे रहे हो, अगर आप निबंध लिखने की कला सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निबंध आप अपने मन से निकलने लगे, अरे इसमें कौन कॉन्ग्रेचुलेशन, बैच तो चल ही रहा था, ये बहुत पहले से अपलोडेड है। समझ रहे हैं? आप दुनिया में कोई परीक्षा देने जाए जिसमें निबंध आता हो, तो बच्चा ये निबंध का कोर्स कर लेना। मैं गारंटी लेता हूं कि आप स्वतः निबंध लिखने का तरीका सीख जाएंगे। आप यही सोचा करते हैं कि निबंध लिखें कैसे, कुछ भी कहानी शुरू कर दें। हाँ, पहले स्टॉप नहीं पाए, उसमें टॉपिक देखिए ना, इसी दायरे में आएगा ममता। ये जो खंड रहा है वो साहित्य संस्कृति राष्ट्रीय विकास योजना और सामयिक, ये एक दायरा बंधा हुआ है, इसी दायरे में से एक टॉपिक आएगा और ये इस दायरे में से एक टॉपिक आएगा, लेकिन टॉपिक का नाम बदल जाएगा। साहित्य और संस्कृति कह दिया तो अब आपसे पूछ लेगा साहित्य समाज का दर्पण है, इस पर एक निबंध लिख दीजिए, आप उस पर बना देंगे। राष्ट्रीय विकास योजनाओं में आपसे पूछ लिया भाई, हाँ, अभी 2 बजे के बाद कर सकते हैं विकास, ठीक है। विज्ञान पर्यावरण में तमाम सारे कोरोना की वैक्सीन पर चर्चा आ जाए, वायरल इन्फेक्शन पर चर्चा आ जाए, वायरल बीमारियों पर चर्चा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आपदा, कोई भूकंप आ जाए, ऐसी कोई चर्चा पर चर्चा आ जाए, इन सब मुद्दों पर आपको निबंध लिखना होगा। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चा, आपको मैं हिंदी का भाव समझा रहा हूँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो है निबंध लिखा कैसे जाए। तो ये जो लिखा कैसे जाए, आप जो आपके मन में भ्रम है, मैं गारंटी लेता हूं आपसे कि आप जब स्वतः लिखना, जब दुनिया में तब तक निबंध नहीं आ सकता जब तक आप अपने मन से पेन लेके नहीं बैठेंगे। और वो पेन लेकर के निकले कैसे, आप कहेंगे गुरुजी लेके तो बैठते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो आप लेके पेन बैठे तो आपकी पेन चल के कुछ लिखने लगे, वो कैसे होगा? उसके लिए ये 12 से 13 घंटा आप हमें दे दीजिए। आप खाली इसी परीक्षा में नहीं, आप यूपीपीएससी का मेंस देते हो, आप कोई परीक्षा देते हो बच्चा, जहां डिस्क्रिप्टिव तुमको इतिहास भूगोल भी लिखना हो, तो लिखने का ढंग पैदा हो जाएगा। आपके भीतर के शब्द कागज पर उतरे कैसे, ये विधा होगी। तो ये मेरा कोर्स आ रहा है, कोर्स ऑन एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग का कोर्स है, आरओ मेंस के लिए स्पेशली कोर्स चलेगा। अब बीओ और यूपीपीएससी सबका, तीनों का कोर्स को जो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में निबंध पूछने का तरीका एक है, चाहे बीओ, चाहे यूपीपीएससी, चाहे आरओ, ले तो लोक सेवा आयोग रहा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस निबंध फॉर्मेट को समझने के लिए आप सभी का आमंत्रण है कि सुबह 8 बजे से कोर्स स्टार्ट होगा, मतलब मॉर्निंग का टाइम इसका 8 to 9 रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 नवंबर टू 23 नवंबर। बीच में दीपावली की 2-3 दिन छुट्टियां होंगी, उनको दाएं बाएं मैनेज करके क्लास शेड्यूल कर लेंगे। तो ये कोर्स है। अच्छा, अब बीओ वाले बीच बीच में हमसे पूछा करते थे सर हम लोगों का भला नहीं कर रहे हैं,
बाकी सबको पढ़ा, टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले बीओ के लिए स्पेशली मैंने लिखा है बीओ मेंस हिंदी कैसे पढ़े, तो वो सारे बच्चे जो बीओ मेंस पढ़ रहे हैं, भले उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से आज इसमें कम दिख रही है, लेकिन हमारे लिए सब बराबर है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी उनको दे रहा हूँ, तो सब लोग इनको ध्यान से सुन लेंगे। तो 100 अंक जो हो गए, ये जो 100 नंबर हो गए, ये जो 100 अंक हो गए, इन 100 अंकों में आपका खाली एस आएगा, एस आएगा। और बाकी जो 100 नंबर है वो है ग्रामर के, बाकी जो 100 नंबर है वो है ग्रामर के। और यहां से देखिएगा, इस ग्रामर में खाली एक चीज ना आएगी बच्चा, कि खाली आपको इससे 100 नंबर अलग है। हिंदी में दो खंड होंगे, एक होगा सामान्य हिंदी का और दूसरा होगा निबंध का। निबंध अकेले 100 नंबर का होगा, दो निबंध लिखोगे 50-50 नंबर के, दो निबंध लिखोगे 50-50 नंबर के। उस 50 में 40-42 नंबर अगर आप नहीं लाएंगे तो आप समझ लीजिए जीएस आप सब शुरू हो गए, मैं जानता हूँ। जीएस 200 नंबर है और हिंदी अकेले 200 नंबर। तो आपको वो तरीका बनाना पड़ेगा कि हिंदी कैसे बेहतर कर लें, और बीओ परीक्षा में नंबर उन्हीं के मिलेंगे और रैंक वही लगाने वाले हैं जो हिंदी अच्छे से समझ के जाने वाले हैं। हाँ बच्चा, निबंध 700 वर्ड का है, देखिए ना, शब्द सीमा 700, एक निबंध 700 का, दूसरा निबंध 700 का, ये बीओ का है मसला। 700-700, तो एक 700 निबंध का 50 नंबर, 700 शब्द 50 नंबर, दूसरा यानी कि लगभग 7 पेज का निबंध लिखना होगा, लगभग 7 पेज का निबंध लिखना होगा। आपको 100 नंबर इसी में 50-50 में बांट लेने हैं। और सुनो, इस 100 नंबर में आने वाले 40 पा जाए तो बड़ी बात है, और पाने वाले कहो 80 पा जाए, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वो तरीका डेवलप करना होगा। आप कक्षा में बैठेंगे तो बीओ मेंस कर ले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि सर जी बाकी बीओ वालों के ऊपर कृपा कब बरसेगी। तो बच्चा इतने ज्यादा 700 लिखने के बाद आत्मा थक जाती है, ज्यादा होते ही नहीं है। और इतना लिख डालोगे कि तुम अपने मन से उसको समाप्त कर दोगे, तो ज्यादा हो जाए तो नंबर नहीं कटते हैं। हाँ, कम ना होने पाए, ज्यादा हो जाए तो नंबर नहीं कटते हैं। अब सुनो बच्चा, एक आरो मेंस का मेरा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। उस कोर्स में मैंने ये अपठित गद्यांश पढ़ा दिया है और पत्र लेखन में पढ़ा रहा हूं। जो भी बीईओ का मेंस दे रहे हैं उनसे निवेदन है कि बच्चा इस कोर्स को, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और ये मैंने कोर्स देखिए, ये इस नाम से कोई, ये तो आएगा 10 नवंबर से निबंध आएगा। आईएसपीसीएस सबके लिए निबंध का एक ही तरीका होता है, वो मैं सिखाऊंगा, आएगा ये कोर्स 10 नवंबर से। सब सुबह 8 बजे का शेड्यूल है जावेद, सारा सुबह 8 बजे का शेड्यूल है। और ये जो जी इस नाम से एक कोर्स मेरा बना हुआ है, जो 12 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 7 नवंबर तक चलेगा। 12 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये कोर्स मेरा चलेगा। इस कोर्स में बच्चा हमने आपको पढ़ाया है पूरा अपठित गद्यांश, खाली दो ही चीजें पढ़ाई हैं, पूरा कोर्स इसी पर है, अपठित गद्यांश। अब कोई नया कोर्स तो हम बीओ के लिए ये नहीं ला पाएंगे। अगर आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख लेंगे तो आप एकदम तलवा जमा देंगे। नहीं बच्चा, यहाँ पर ये हिंदी के अंतर्गत कोर्स है, तो इसलिए अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं। आरो में भी आप निबंध अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, बीओ में भी निबंध अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी, सामान्य हिंदी का अंतर्गत पेपर है, अलग एस्से का पेपर नहीं है। पेपर का नाम है सामान्य हिंदी एवं निबंध, यानी कि निबंध आपसे वो हिंदी में चाहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इस कोर्स में बच्चा मैंने अपठित गद्यांश पढ़ा दिया है और दुनिया में जितने पत्र हो सकते हैं वो सब पढ़ा डाले। अभी पत्र का अभ्यास बाकी है, तो अगर अभी तक आपने ये कोर्स नहीं एनरोल किया हो तो बच्चा कर लेना। ये मेंस के प्लस कोर्स की बात बता रहा हूँ। और ये पूरा पढ़ा लेने के बाद, मैंने अभी कोर्स फिनिश किया है, इन दिनों टिप्पणी पढ़ा रहा हूँ, वो क्या कहते हैं उसको, सॉर्टिंग मतलब सारणीयन पढ़ा रहा हूँ, टेबुलर फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद इसका अभ्यास सत्र चलेगा, इसका अभ्यास चलेगा, प्रैक्टिस। आप इस ये लेटर कैसे लिख पाएंगे, इस अभ्यास पर आगे के 7 दिनों में चर्चा होने वाली है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, कोर्स इनरोल कर लीजिए, आपको अपठित गद्यांश और पत्र की गारंटी लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे बीओ वाले कि गुरुजी आखिर ये डिस्क्रिप्टिव कैसे आएगा, तो समझिएगा, ये इतना पोर्शन अपठित गद्यांश और पत्र लेखन तो ठेठ डिस्क्रिप्टिव है, इसमें तो कोई टेंशन ना है। आपको मालूम है, कहेगा ये गद्यांश लिखा है, इसकी व्याख्या करो, शीर्षक लिखो, ये तो आप कर ले जाएंगे। पत्र लेखन में भी ये परिपत्र की परिभाषा दीजिए, परिपत्र लिख डालिए, सरकारी पत्र की परिभाषा दीजिए, सरकारी पत्र लिख डालिए, अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा दीजिए, अर्धशासकीय लिख डालिए। क्या आएगा, एज इट इज ये मिलने वाला है आपको, ये कर लेंगे। ये लगभग 40 नंबर होगा, बंटवारा नहीं किया है आयोग ने, अभी बताया नहीं कितना कितना होगा ये, लेकिन लगभग 40 नंबर होगा। और ये जो बाद वाला है,
हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, ये अनुवाद बनाना होगा बच्चा। इसके बाद देखिएगा, ये व्याकरण का पोर्शन जो आप कोई परीक्षा देने जा रहे हो, अगर अमरनाथ से चर्चा करेंगे तो आपको आनंद आएगा। इस कोर्स को मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच में पढ़ा दिया है। बताइए, अभी जो शाम को 5 से 6 वाला बैच चल रहा है, उसमें संधि अभी खत्म करी है, समास चल रहा है। संधि अभी बस खत्म करके आए हैं, समास चल रहा है। हिंदी वर्णमाला हमने उसमें पढ़ा दी है। वर्तनी शुद्धि नियमित रूप से 5 से 6 वाले बैच में चल रहा है। बस खाली मैंने बीईओ नाम लिख के कोई बैच अभी तक नहीं बनाया है, वो भी मैं बना दूंगा। एक क्रैश कोर्स बना दूंगा, डिटेल से सब पढ़ा हुआ है। मैं बीईओ नाम लिख के चाहे 15-20 दिन का एक कोर्स बना दूं, आपको बता देंगे कि भैया देखो इस तरह से पढ़ना है, और ये डिटेल डिटेल कोर्स मेरे पढ़े हुए हैं, इनको पढ़ लो। ठीक है, तो देखो अब आप समझिए ये कैसे आएगा संधि। लेकिन अब इसमें वहां सब सवाल कैसे आएगा, तो सवाल जानते हो कैसे आएगा? दीर्घ संधि की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। अब आपको क्या करना होगा इस पेपर में, दीर्घ संधि की परिभाषा लिखनी होगी। हाँ, ये करना होगा। समास चल रहा है बच्चा, हाँ नहीं समास हो गया, समास हो गया, हाँ समास हो गया। रस चल रहा है, ठीक ठीक ठीक, रस चल रहा है, क्लियर क्लियर, धन्यवाद अंकित। तो समझिए पेपर कैसे आएगा डिस्क्रिप्टिव। अनेकार्थी शब्द, आपसे कहा जाएगा हरि का अनेकार्थी शब्द लिखिए। 3 फॉर्मेट में पेपर बनेगा, एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ये जो अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सब अति लघुत्तरीय में मार दिया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा स्वर संधि की सोदाहरण व्याख्या करिए, अगर ये पूछा है तो वो जो जीएस में 125 शब्द वाले हैं वैसे ही शब्दों में, तो इसको भी खांचे में बांटा जाएगा। कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाए जाएंगे, कुछ लघुत्तरीय बनाए जाएंगे, कुछ अति लघुत्तरीय बनाए जाएंगे, और इस पूरे पोर्शन को कवर किया जाएगा। तो बच्चा इसको समझ लेना है, संधि कैसे लिखनी है, समास की परिभाषा पूछा जाए, कर्मधारय समास को परिभाषित करिए, तो आप लिखेंगे कर्मधारय समास क्या होता है, पहले समास की परिभाषा, कर्मधारय कैसे बनता है, कर्मधारय के एग्जाम्पल, ये लिखना पड़ेगा। यही तो डिस्क्रिप्टिव का मजा है। तो ये संधि, समास, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियां बच्चा वही जो मैंने आरो आरो का कोर्स बताया उसमें डिटेल से पढ़ाई है। पर्यायवाची मैं रोज रोज आपको पढ़ाता रहता हूँ। शब्द एवं शब्द रूप पर इसी वाले कोर्स में जो 5 से 6 चल रहा है चर्चा हो जाएगी, लेकिन अलग से भी मैं पढ़ा दूंगा। विलोम में आपसे चर्चा करता रहता हूँ। क्रिया मैंने इसी 5 से 6 में जो पढ़ा दिया वो बता रहा हूँ, 5 से 6 में पढ़ा दिया है। वाक्य शुद्धि आगे पढ़ानी है, वाक्य रचना, ये सब डिटेल से। हाँ बच्चा, बस इससे कोई अंशुमन कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें रस नहीं है। जितना लिखा है बीओ में इतना आएगा, जितना इसमें लिखा है बीओ में इतना आएगा, रस नहीं आएगा। और राइटिंग सही नहीं कोई बात नहीं, बस एक काम करना कि सादे पेज पर लिखने का अभ्यास कर लीजिए। आप सभी सादे पेज पर लिखने का अभ्यास कर लीजिए, वो अभ्यास आपका न गड़बड़ाए। और थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करिए, जिनकी राइटिंग हमारी जैसी बकवास है उनके लिए तरीका है कि थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करिए, ठीक है भैया, खुश रहो। अब विराम चिन्ह क्या है, वाक्य रचना, उत्तर प्रदेश की बोलियां, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका व्याकरण का पोर्शन। हम इस व्याकरण के पोर्शन, और मेरे बच्चा डिटेल से सब पढ़ा डाला है, लेकिन बीईओ की बड़ी डिमांड है कि सर बीईओ के लिए एक प्रॉपर कोर्स बना दीजिए, तो हम एक कोर्स बना देंगे, और उस कोर्स में चाहे वो 12-15 घंटों का ही बना दें, सब चीजों को शॉर्ट में हमको पढ़ना कैसे है इस मुद्दे पर डिस्कशन करते हुए पूरी परिचर्चा कर ली जाएगी। तो याद रखेंगे ये करना है, और बाकी सब मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप नियमित हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, हमारे छात्र हैं, आपके लिए हिंदी एकदम आसान है। और बच्चा सिलेक्शन यही 200 नंबर दिलाए, क्योंकि दुनिया में जितने मास्टर पढ़ा रहे हैं सब जीएसए पढ़ा रहे हैं। इतिहास का कोर्स फिनिश, भूगोल का फिनिश, सबका फिनिश, अकेले हिंदी हम आए, अकेले हिंदी हम आए, और 200 नंबर की अकेले जिम्मेदारी पर है। तो इसलिए बीओ मेंस में बहुत तगड़ा खेल होने वाला है। निबंध और ये दोनों पढ़ लीजिए आप, इतना बढ़िया अवसर मिलेगा नहीं दोबारा। तो हाँ, तो इतना बढ़िया अवसर आप अच्छे से ले लीजिए। ये अब हाँ, हाँ बस अमर ललित टन लगाने की देर है। अच्छा तो आप बताओ जी, नहीं अब हो गया, जितना बीओ में चर्चा करनी थी अब होगा। अब हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब जितने बीईओ वाले हैं वो सब पढ़ाई लिखाई में जितनी हमने आपसे चर्चा की उससे संतुष्ट है, बात समझ में आ गई? कुछ और सवाल पूछना हो,
कुछ और सवाल पूछना हो तो आप अपना सवाल कर लें। अगर बीईओ वाले हमारी इस पूरी परिचर्चा से संतुष्ट हैं तो ट्रू लिख दें। हाँ, और बाकी जो जो अलग है वो फॉल्स लगा देंगे, बट ट्रू लिख दें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगर कोई और दिक्कत आए बच्चा, हम हैं आपके लिए, एकदम निसंदेह निसंकोच, जब भी तुम्हारा जी करे हमसे पूछ लेना क्या कैसे पढ़ना है। बाकी एक क्रैश कोर्स मैं प्रॉपर बीईओ के लिए ले आऊंगा, एक प्रॉपर क्रैश कोर्स ले आऊंगा। उस क्रैश कोर्स में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें हैं डिटेल से पढ़ा दी। ठीक हो गया। तो आज बच्चा एक भी सवाल नहीं लाया, तुम अपनी मर्जी से जो कह दो आज वो टॉपिक पढ़ा देते हैं। आज तुम जो कह दो वो टॉपिक पढ़ा देते हैं। आज थ्योरेटिकली क्लास चलेगी, कोई क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं। हाँ, अच्छा, समास, रस और अच्छा, सब छोड़ो। इससे अब आधा घंटा कहाँ हो गया यार, ये हो गया। हाँ, एक काम करते हैं, आप सभी को हम अ, क्या पढ़ा दें, सब मिला जुला पढ़ा दें, अपनी मर्जी से ही पढ़ा दें। तो अपनी मर्जी से हम आज आपसे, हाँ, वर्णमाला ही वही मन में आ रहा था। नहीं नहीं बच्चा, हिंदी वर्ण अलंकार तो नहीं होगा। देखो, अपठित के लिए कुछ मैटर लाना पड़ेगा, लिखा होगा, दिखना पड़ेगा। तो जो बिना एक भी अच्छा टाइप के मैं पढ़ा दूंगा, वो यह है कि आज वर्णमाला देख लेते हैं, वर्णमाला देख लेते हैं एकदम। तो देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला की एकदम आज छोटा बड़ा हमारे साथ लिखते हैं और देखिएगा कि वर्णमाला क्या होती है। बहुत सारे छात्रों ने जो प्लस पर पढ़ते हैं उन्होंने वर्णमाला पढ़ी है, वही आया है, वही आया है कि वर्णमाला हम आपको पढ़ा देते हैं। और वर्णमाला में बहुत एक मजेदार मजेदार सवाल होते हैं जिनको हमको देखना है। बच्चा, मुझे नहीं लगता अभी तक सपना कोई पब्लिक एड पढ़ा रहा है। हिंदी लिटरेचर हम नवंबर लास्ट में पब्लिश कर देंगे, हिंदी लिटरेचर हम पढ़ाएंगे, हम नवंबर लास्ट में पब्लिश कर देंगे। सुनिए, आओ जी वर्णमाला पढ़ते हैं। एक सवाल जो बहुत तगड़ा रहता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? सवाल, ए 52, बी 56, सी 49, डी 46। तो पोल स्टार्ट। हाँ, अच्छे अच्छे जानकार आए और छोटा बड़ा पढ़ के जाए। अरे राम राम, कुछ लोग छप्पनों बना रहे हैं भाई। वाह, 80% रिजल्ट। जय हो। एकदम दुनिया बदल गई है। शेयर कर दें लीडर बोर्ड। अच्छा, एकदम नए रंगत में लीडर बोर्ड दिखा रहा है, 10 आदमियों के नाम, 5 इधर 5 इधर। गुड। अच्छा भैया, ब्रेन वो 1 2 3, आपको गोल्ड मेडल मिला, आपको सिल्वर मेडल मिला, आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये मेडलिंग गजब है भाई। बढ़िया है। अच्छा, तो याद रखिए हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। अरे वो ऑप्शन पोल हुए हैं बच्चा, पोल हुए हैं। तो ये वर्णमाला का प्रश्न है, ठीक है। तो अब मैं आपको 52 आज गिनवाता हूँ, बस एक काम आज करेंगे कि आज हम 52 अक्षर गिन लेंगे। तो आओ हमारे साथ, हमारी बेकार सी राइटिंग में वर्णमाला देखो। बहुत बढ़िया है। सुनो, आ, आ, ई, ई, उ, ऊ और री। ए, ए, ओ, औ, अं, आह। बच्चा, आगे आता है का, चा,
टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, गा, जा, डा, दा, बा, घा, झा, धा, धा, भा, अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। पढ़ें। काखा गाघा अंगा, चाछा जा झाइया, टाठा डा ढाड़ा, ताथा दा धाना, पाफा बाभा मा। अब आप सोच रहे होंगे माँ साहब आज आप भोकाल दिखा रहे हैं ऐसे खड़ा खड़ा लिख के, आपको याद है? ना बच्चा, भोकाल नहीं दिखा रहे हैं। अगर तुमको ऐसे याद नहीं होगा तो तुम कभी अघोष सघोष नहीं सीख पाओगे, कभी तुम संधियों के नियम अच्छे से नहीं जान पाओगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुमको हिंदियों के संधियों के नियम अच्छे से याद रहे, अघोष सघोष अच्छे से याद रहे, तो जरूरी है। अच्छा, ये जो बीओ वाले हैं, अभी अभी पहले एक साथ सब मिक्सअप नहीं मारेंगे, पहले वर्णमाला का पैटर्न डेवलप कर लेंगे, फिर सब सब आता रहेगा इसे। तो अगर आप चाहते हैं अघोष सघोष और क्या कहते हैं संधियों के नियम आपको अच्छे से समझ में आए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको ये वर्णमाला की खड़ी खड़ी पंक्तियां पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप वर्णमाला की खड़ी खड़ी पंक्तियां नहीं पढ़ पाएंगे तो वर्णमाला गड़बड़ा। ठीक, अब आगे क्या आएगा? या, रा, ला, वा। हाँ, ऐसे ही माहेश्वर सूत्र है। देवनागरी बच्चा, देवनागरी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, वही 52 आरती लिखने जा रहे हैं, वही 52 अक्षर तो लिखने जा रहे हैं। तो या, रा, ला, वा, शा, शा, सा और हा। ठीक बच्चा, खूब खुश रहिए, स्वागत। यहां तक कितने हो गए? तो ऊपर यहां तक 11 और 2 13, और ये देखो 5 ऐसे हैं और का चाटा था 5 ऐसे हैं, तो 5 बचे 30, 25 और 3 28 और 10 38, और 38 और 8 46। यहाँ कितने? 46। तो बच्चा एक नई नॉलेज ले लो, पन्ना इधर आता है। हिंदी में मूलतः 46 वर्ण होते हैं। बैक कर रहे हैं बच्चा, ये पहला पॉइंट है। हिंदी में मूलतः 46 वर्ण होते हैं। देयर आर 46 लेटर्स इन हिंदी या देवनागरी। अच्छा, तो मां साहब आगे वो छत्रंग व्यासरा वो सब क्या है? इतने 46 है, हमने गिनवा दिया, एकदम गणित की तरह आपको समझाएंगे एक एक नंबर। तो ये ऊपर हुए, गिन डालिए यहां तक, ये पूरी गिनती आएगी 13, और ये 25 और 8 33, ये 33 व्यंजन हो गए। देखो गणित कैसे चल रही है। 11 स्वर, 13, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 11 स्वर की 13, थोड़ा डाउट है तो हम पूछ ले रहे हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या, ए 11, बी 13, सी 10, ध्यान से देखिए, डी 7। बताइए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? कुछ आए आए, कुछ आए, कुछ आए। यार ये गड़बड़ है, ये बोल बड़ा गड़बड़ है। हाँ, वो गलती से 40 का हो गया बच्चा, वो मैं देख रहा था कि क्या टाइमिंग कम हो सकती है। हाँ, देखिए बच्चा, अभी जाते जाते मैं आरओ में जीएस के लिए किताबों की चर्चा आपसे कर लूंगा। सुनो, हिंदी में 11 स्वर होते हैं,
दुनिया इधर से उधर हो जाए, कह दे 13 हैं, कह दे 10 हैं, कह दे 7 हैं, बोले फलाने आधार पर, धमाके आधार पर, कहता है कोई आधार नहीं। पाणिनि बता गए हैं हिंदी में 11 बनेंगे और इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, तो हिंदी में स्वर 11 स्वर है, इससे ज्यादा नहीं। बात समझ गए? कई ज्ञानी लोग री को स्वर से बाहर कर दिए। विद्वानों में मतभेद है, इसलिए री को बाहर कर दिए। तो उनसे कहो महाराज, हाँ, उनसे उनसे कहो महाराज, री पाणिनि भगवान बता गए कि री स्वर है, तो आप अपनी ओर से कोई नया ज्ञान मत दीजिए। तो री भी स्वर है, 11 स्वर यहाँ तक होते हैं। और अंगाहा कोई जान दे दे तुम्हारे सामने, कहते स्वर में शामिल कर दो, कह दो नहीं, ये अयोग वहां है, ना इनको स्वर में शामिल किया जाएगा ना व्यंजन में। ठीक। तो देखो गणित कैसे बन रही है, 11 स्वर की और 2 अयोगवाह, ये अंगाहा, और ये 5 5 25 और 8 33 क्या हो गए व्यंजन। जोड़ डालो, जोड़ कितना आ गया, 46। व्हाट इज दिस 46? ये 46 है मूलतः वर्ण। ओरिजिनली लेटर इतने ही होते हैं। तो बाद वाले माँ साहब कौन होते हैं? तो भैया बाद वाले देखना, बाद में आता है छ। उन विद्वानों की बलिहारी है, लूसेंट में लिखने वालों की बलिहारी है। बाद में जो वर्ण होते हैं वो होते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। क्या क्या होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। 46 और 4 50। अब तो गुरुजी 50 हुए। अच्छा सुनो, ये जो ज्ञा पे खत्म कर देते हो अभी और है। अगर ज्ञा पे खत्म कर देंगे, गुड आफ्टरनून बच्चा, अगर ज्ञा पे खत्म कर देंगे तो क्या होगा? यहां तक कितनी गिनती आई थी? 46, और 3 और बढ़ जाएंगे 49। तो आप तो माँ साहब अभी 52 बताए थे। तो और होते हैं वर्ण 52, कैसे होते हैं उनकी गिनती गिनो। छात्र ज्ञा, नहीं जाफा नहीं, जाफा नहीं, जाफा हिंदी वर्णमाला की मानक वर्णमाला में सम्मिलित नहीं याद। इसके बाद आएगा श्रवण कुमार वाला स्रा, एक। तो अभी क्या हो गए? 46 4 50। उसके बाद आएगा, ये तो डमरू वाला डा था यहाँ, इसके नीचे बिंदी लगाएंगे तो ड़ा हो जाएगा। अभी ढक्कन वाला ढा था यहाँ, इसके नीचे लगाएंगे बिंदी तो ढ़ा हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास जो शब्द बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? ड़ा और ढ़ा। तो गिनती कितनी हो गई? 52। हाँ अभी जोड़ते हैं, श्वेता जोड़ते हैं। गिनती कितनी हो गई? 52। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए? 52। मूलतः कितने होते हैं? 46। तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। यही स्टैंडर्ड है, बैक कर रहे हैं बच्चा, वर्ण। यानी स्टैंडर्ड कितना है? स्टैंडर्ड 52 का है। स्टैंडर्ड 52 का है। वैसे बच्चा जनरली संडे छुट्टी रहती है, समझ लो संडे कक्षा की छुट्टी रहती है स्पेशल। लेकिन आज बीओ के बारे में बतियाने का मन था तो इसलिए क्लास लगा ली थी। तो संडे हमेशा छुट्टी मानेंगे, और अगर मैसेज आ जाए तो क्लास भी मान लेंगे। मैंने कल बता दिया था कि हम संडे लेंगे विशेष कक्षा। तो कहिए, तो अब 46 और 52 का खेला समझ में आ गया? हाँ आज बोनस है। हाँ मूलतः ये शब्द मेंशन करे, मूलतः ये बात लिखी हो तभी 46 कहेंगे, वरना 52। अच्छा तो सुनो, अब एक बिंदु और लिख लो क्या, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। 11 है। और देखो बच्चा, अंग माने अनुस्वार, और आह माने विसर्ग। हाँ सारे पॉइंट इसीलिए टॉपिक के साथ पॉइंट समझाते चले जा रहे हैं। विसर्ग, अंग अनुस्वार और आह विसर्ग को ना स्वर में सम्मिलित करते हैं, और ना ही व्यंजन में।
और ना ही व्यंजन में। इसीलिए कोई पूछे इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं, तो इसीलिए देखो, योगवाह माने क्या होगा, जो योग होकर के चले, वाह माने वहन करना, बहे, जो जुड़कर साथ साथ बहे वो योगवाह हैं। जो जुड़ करके साथ साथ बहेंगे वो क्या है, योगवाह। और जो बिना जुड़े साथ साथ बहे वो क्या है, अयोगवाह है। तो ना ये स्वर में जोड़े गए, ना ये व्यंजन में जोड़े गए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं जी, अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। समझ गए, तो सम्मिलित करते हैं, इसीलिए इसीलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अब अगर कोई ज्ञानी आदमी तुम्हारे सामने ज्ञान दे कि नहीं साहब, अंगा और आहा तो शामिल हैं, लिखने के आधार पर 13 स्वर होते हैं, तो उनको ऐसे बुलाना, ऐसे खोपड़ी पटकना, अपनी खोपड़ी उसमें लड़ा देना, तो या तो हमारी फूट जाए या तुम्हारी फूट जाए। जब वो क्या बोल गए, पाणिनि बोल गए कि न इस स्वर में है न व्यंजन में है, तो तुम कौन ज्ञानी आदमी हो गए जो 13 गिनवाए दे रहे। हमको कसम से हैरत होती है, ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे यूट्यूब पर, फलानी एकेडमी, धमाकी एकेडमी है, और ये हिंदी के ज्ञानी आदमी, और अरे हिंदी पढ़ाने वाले क्या करते हैं, टीका लगाएंगे, ऐसे टीका लगाएंगे और कुर्ता उर्ता पहन के हिंदी पढ़ाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे पाणिनि अवतार धर लिए उनके अंदर। भैया ऐसे आदमियों सावधान, ए मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कबीर बाबा बहुत पहले कह गए थे कि मन नहीं रंगाया हिंदी में और रंगाए जोगी कपड़ा। तो अगर ये कपड़ा रंगा करके कोई पढ़ाने आ जाए, समझ लेना मामला कच्चा है इसका, कच्चा है। तो भैया जब अयोग वाह लिखा हुआ है, और कोई नाम ना लिखो भैया, किसी नाम जानते भी हो तो नाम मत लिखना। हाँ, तो समझिएगा, योग वाह इसीलिए नाम है, जिनका योग न स्वर में न व्यंजन में, तो कैसे तुम लिखने के आधार पर 13 बता सकते हो भाई, किसी सूरत में 13 नहीं हो सकता है। अब आइए, तो अब समझेंगे, ये हो गए। हाँ, टाइटल भी गलत होता है भैया, इवन टाइटल भी गलत होता है, मैंने बहुत देखा है। अरे मतलब हेडिंग डालेंगे, जैसे हमने लिखा बीईओ मेंस हिंदी कैसे पढ़ें, हमने इसमें अंग्रेजी शामिल कर ली, क्योंकि बीईओ मेंस को अगर हम ऐसे लिखते तो अच्छा ना लगता, कोई दुश्मनी थोड़ा ना अंग्रेजी से। तो हमने लिखा बीईओ मेंस, फिर लिखा हिंदी कैसे पढ़ें। अब चूंकि हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। लिखेंगे, जाने क्या क्या भौकाली शब्द लिखेंगे और उस शब्द की स्पेलिंग पे गड़बड़ हो। हाँ, श्रृंखला, श्रृंखला गलत लिखा होगा, और कोई 4 शब्द लिखा होगा वही गलत लिखा होगा। तो महाराज ऐसे लोगों सावधान रहिए, ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हिंदियों को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब सुनो, तो स्वर 11, अंगा और आहा हो गया। आगे देखिए, अगर कोई ज्ञानवान आदमी पढ़ाए तो उसको हम प्रणव में होकर प्रणाम करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके भीतर हिंदी का रस है, हम चाहते हैं ऐसे लोग आवे, हिंदी का रस दे, हिंदी पढ़ावे, लेकिन ये जो हिंदी की ये बाजार लगाए बैठे हैं ना, इन पर गुस्सा हो जाते हैं। और कोई बात, हमारी भावना जुड़ी इधर बाएं हिस्से में धक धक करती है हिंदी, इसीलिए तो गुस्सा लग जाती है, बाकी और कोई बात नहीं। बाकी दुनिया पढ़ाए पढ़ाए हमसे क्या मतलब है, सब मास्टर मास्टर है, मास्टर नहीं हिंदी के, हम सेवक हैं, हम माई है हमारी, वो अम्मा है हमारी। देखो, तो यहां तक हो गया। आओ, तो काखा का धांगा ये 5 पचे 25 ये हो गया। अब जरा आगे मुद्दे पर बढ़ते हैं, अब इनका जरा नामकरण कर लेते हैं। तो ये वाला जरा स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। कुल वर्ण 52, और मूलता वर्ण 46, और स्वरों की संख्या 11। अंगा आहा को ना स्वर में शामिल करते हैं ना व्यंजन में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं जी, अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगले मुद्दे पर आ जाते हैं, इनका नाम कहाँ लिख देते हैं। देखिए, ये हो गए स्वर, ये हो गया अनुस्वार, अनुनासिक नहीं अनुस्वार, और ये हो गया विसर्ग। अच्छा, अब देखिएगा, ये का से शुरू होता है, तो इन 5 अक्षरों को कवर्ग कहते हैं। कवर्ग क्यों कहते हैं कवर्ग, जैसे कोई आदमी आगे आगे जाए, तो जैसे क्या होता है, अब आप भाजपा कहते हैं कि मोदी कहते हैं, अभी बताता हूँ नासिक क्या है। आप भाजपा बोलते हैं कि मोदी बोलते हैं,
मोदी सरकार बोलते हैं, भाजपा किनारे हो गई। यानी जब एक आदमी मुखिया हो जाता है, एक आदमी आगे आगे अपना फेस दिखा के चलता है, तो क्या होता है, वो ग्रुप उसी एक चेहरे के नाम पर जाना जाने लगता है। ये 5 अक्षर का एक ग्रुप है, एक पार्टी है, और इस पार्टी का चेहरा का है, तो इसी के नाम पर इस पार्टी का नाम रख दिए का वर्ग। तो अगर हम का अकेले बोले, तो का अकेले बोल रहे हैं, तो का क्या है, एक अक्षर है। एक मिनट, मोर, अब ठीक है। अगर हम का अकेले बोले तो ये का अक्षर है, और अगर कवर्ग बोले तो 5 अक्षर एक में शामिल हो गए, का खा गा घा गंगा। ऐसे च वर्ग बोले तो 5 अक्षर शामिल है। ट वर्ग कहने से 5 अक्षर शामिल है। ता वर्ग कहने से 5 अक्षर शामिल है। और पा वर्ग कहने से भी 5 अक्षर शामिल है। तो गुरुजी अब नीचे वालों को क्या मोदी, मोदी हद है कसम से। ये तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया शब्द कसम से। हाँ, बिरादरी वाले खुश होते होंगे कि दुनिया दुनिया हमारा नाम लेती है। और आप समझिए, ये जातिवाचक संज्ञा थी भाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बनी जा रही धीरे धीरे। इसी तरह संज्ञाओं के रूप आदान प्रदान होते बदलते। देखिए, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यहां तक क्लियर है। अब गुरुजी यारा लावा को क्या बोले, यवर्ग बोले, यवर्ग बोले ना, यवर्ग नहीं बोलते, यवर्ग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं, अंतस्थ। और शासा साहा को क्या बोलते हैं, ऊष्म बोलते हैं, ऊष्म। अच्छा, आपको पता है इन चारों अक्षरों को ऊष्म क्यों कहते हैं? ऊष्म के माने होता है गरम। ऊष्म के माने क्या होता है, गरम। तो इनको बोलने में हवा गर्म हो जाती है, इसीलिए ऊष्म बोलते हैं। बोल के देखो, हवा गर्म होगी। शा, सा, सा, हा। ये हाथ आगे लगाओ और सब अक्षर बोलो। हाथ पे गरम गरम लगेगा, इसीलिए उष्म कहते हैं। ये छू के देखें, छूने ये ऐसे टच करें तो छूने से गरम नहीं है ये। इनका नाम गरम का है। नाम गरम का है, नाम गरम इसलिए क्योंकि इनको बोलने में गरम हो जाते हैं ना, संयुक्त पर बाद में। आप बोल के देखिए, ऐसे हाथ आगे लगाइए सब लोग, और बोलिए का, और फिर बोलिए हा। एक बार बोलिए का, एक बार बोलिए हा। तो देखो गरम गरम कब लगेगा, हा पे हाथ पे गरम गरम लगेगा। बोलिए खा, खा, तो खा में गरम नहीं लगा, लेकिन बोलिए हा, हा में गरम लगेगा। यानी शा शा सा हा को बोलने में घर्षण के माध्यम से भीतर की हवा गर्म हो जाती है, उस गर्मी की वजह से इसको उष्म बोलते हैं। ऐसा थोड़ा है ना कि वहां नवरत्न ठंडा ठंडा कूल लगाना है, गर्म है इसलिए बोलते हैं। भाई जी, ये बोलने से गर्म है, इसलिए इनको गर्म बोला जाता है। अच्छा, छत्रज्ञ क्या है, ये चार भी बड़े अलबेले हैं। तो एक एक बच्चा, ये जितना ये जो टॉपिक है, ये तो हमने जो प्लस वाले होंगे इनका रिवीजन हो रहा होगा। एक एक अक्षर का विज्ञान है, एक एक अक्षर का विज्ञान है। इनके नाम इसलिए थोड़े ना कर दिया गया कि यहाँ खोपड़ी में रट्टा मारा जाए, इसलिए इनके गुण है इसलिए नाम रखे गए। इनके नाम लिखे हैं इसलिए हम रखे नहीं, हम बोलते हैं उनका ये गुण है इसलिए वो उनके नाम रखे गए। फर्क है। आप आते हैं बाहर से, हम भीतर से जाते हैं, बस यही फर्क है पढ़ने का, हिंदी और कोई मसला नहीं है। अब देखिए, ऊष्म क्या हो गया जी, शा सा सा हो गया। अब आइए, छत्रक ज्ञासरा क्या होते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, अभी बताता हूं अंतस्थ क्यों रखा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त माने जोड़ दीजिए, व्यंजन माने व्यंजनों को। तो जब दो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, जब दो जुड़ जाएंगे तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल देखें, छ कैसे कैसे बना है, बच्चा खूब खुश रहो। त्र, ज्ञ, ये 4 अक्षर, हाँ, का और छा, जय हो। तो अब हम पूछते हैं, सबसे पहले पहले के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी। ये सब आता है इसलिए पूछ रहा हूं। आधा का, आधा शा, आधा का, पूरा शा। जो पूछेंगे 4 सवाल बनेंगे, चारों एकदम हिला देंगे, और रटे हो तुम सब उसके बावजूद हिला देंगे।
आधा च छ का। बताओ ये जो छ है ये किससे किससे मिलकर के बना है? बताओ जी बताओ। नीलेश बाबू तो एकदम कलम उठाए रखे। अल्लाह अभी मार देते धाड़ से। और ये ए और बी में मामला बंटता हुआ 38 40 40 38। जय हो जय हो जय हो। ए और बी में बंटवारा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कियाए चल दिए। हाय हाय कहाँ जाएं। मैं खत्म नहीं होता है अपने मन से। देखिए भैया ये जो छ है ये का और शा से मिलकर के बना है। आधा का होता है पूरा शा होता है तब ये बनता है छ। याद रखिएगा आधा का पूरा शा तब बनता है छ। तो यहां लिख दीजिएगा। हाँ। अब ये ऐसा क्यों हुआ साहब? तो भैया हमसे ना पूछो। अंग्रेजी में किसी लड़की का नाम क्षमा हो तो वो अपना नाम कैसे लिखेगी? कसमा। यही तो लिखा जाता है। हम पांचवी में थे हमारी एक क्लासमेट थी क्षमा। अब वो अंग्रेजी में नाम लिखती थी कसमा। तो हम सब खूब चिढ़ाते थे कसमा। लेकिन जब बड़े हुए अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ी तब जान पाए कि भैया हम चिढ़ाने वाले नहीं थे हम तो उल्टे आदमी थे हमको सबको ज्ञान ही नहीं था। हम उसको कसमा कहते थे असल में वो के ऐसे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये जो छा है ये काव शा से मिलकर के बना है। तो इसलिए अंग्रेजी का कोई अपना जादू नहीं है। अंग्रेजी का कोई जादू नहीं है। भैया हिंदी में वो काव शा है। इसीलिए क श छ बनाया गया। इसीलिए हिंदी में काव श छ बनाया गया। समझ रहे? तो अब अगला आता है त्रा। तो त्रा भी पूछ लेते हैं किससे किससे मिलकर बना है। ए आधा ता और रा। बी आधा ता और री। आधा ता आधा रा और डी। इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। खेल जा फास्टेस्ट फिंगर। अब की यादव जी सबसे ऊपर। नीलेश सेकंड पर। फिर आशीष है फिर अंकित है। ये इनमें से कोई नहीं वाले कौन हो भैया हैं? ये गजब है। हम्म, बात तो सही है पढ़कर भी भूल जाए। आधा तारा। हमें रसमिया गाना याद आ गया हमको। अंग्रेजी वाले भी यहीं से पढ़ के गए बच्चा। अभी 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 बताते हैं हरते क्यों लगाते हैं। इनके सेंटेंस पर याद आ गया। वो तुझे भूल जाना जाना मुश्किल नहीं। तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं है। हिमेश रसमिया। देखिए। अच्छा। तो ये भैया आधा तावरा है। अरे वो गलत है जिस किताब में बच्चा लिखा है उसको ऐसे काट देना। ऐसे काट देना सुनो। आधा ता और रा। तब ये क्या बनता है? त्रा बनता है। त्रा। और ज्ञा कैसे कैसे बनेगा? ज्ञा कैसे कैसे बनेगा? ये बड़ा गजब है भाई। ज्ञा आधा गा इया। आधा गा या। आधा जा इया। आधा गा आधा या।
ज्ञा इज मेड फ्रॉम, बताओ। यादव जी, अंकित, नीलेश, ममता, ऋचा। वाह, लेकिन परसेंटेज थोड़ा डाउन हुआ है, आधा आधा मामला जा रहा है। अच्छा, आप सबको भी यही कोने में दिखाई पड़ रहा होगा ये सब। अच्छा, थीम लाइट करके देखें कैसा दिखता है। बहुत बढ़िया। लाइट मोड में सब सफेदी आ जाती है एकदम पूरा आर पार। चलिए, देखिए भैया, आधा जाओ यहाँ, आधा जाओ यहाँ, सुनिए। अगर कभी आप ज्ञानपीठ लिखा देखे हो, ज्ञानपीठ, तो वो कैसे अंग्रेजी में कैसे लिखा मिलेगा? आप कभी उठा के देखिए, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार बटे हैं, आप अंग्रेजी वाली पीडी उठाइए, प्रतियोगिता दर्पण, आप देखेंगे JNA लिखा रहेगा। आप देखते होंगे यज्ञ, नहीं गलत लिखा, आप शशांक, आप जाके देखिएगा। अब जब कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार बटे या ज्ञानपीठ पब्लिकेशन कहीं ओरिजिनली, जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट हो उस पर देखिएगा, आपको ये मिलेगा JNA। और देखिएगा यज्ञ कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में। नहीं, राम जी, नहीं हो सकता है। आप कोई गलत वेबसाइट देख रहे हैं, हम वेबसाइट देख के बता सकते हैं आपको। भारतीय ज्ञानपीठ, अगर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा होगा तो ये, एक मिनट रुको, ज्ञानपीठ, इनका कोई वेबसाइट का भी देखिएगा, आपको मिल जाएगा। यही JNA लिखा जाता है बच्चा, JNA लिखा जाता है। बहुत बार मैं देख रहा था कोई अंग्रेजी इसका नाम होता तो मैं आपको शो कर देता, नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए ये यज्ञ, तो ऐसे ज्ञान नहीं लिखा जाता है। हमारी सबकी आदत है GYAN लिख देने की, बट ये नहीं है, क्योंकि मूल शब्द ये नहीं है। अंग्रेजी वही लिखेगी जो हिंदी में है, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। हाँ, जे वाई लिख दें, JY लिख दें चल जाएगा, JY लिख दें, ज्ञा, ये चल जाएगा, लेकिन जी नहीं हो सकता है। जी किसी सूरत हाल में नहीं हो सकता है। बात समझ गए? अच्छा, तो देखिए यज्ञ कैसे लिखते हैं। हाँ, प्रज्ञा ऐसे लिखा जाता है। यज्ञ देखिए कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि आधा जा करना है और फिर ना बनाना है, ना बनाना है, तो यजन लिखते हैं। प्रजन, प्रज्ञा है ये लिखा हुआ है। तो यज्ञ आप देखें, कोई आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देख लें, यज्ञ कैसे लिखा मिलेगा। तो ये असल में यजन नहीं है, यह ज य का संग ज्ञा, 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 मैं ज्ञा नहीं बोल रहा हूं, ज और य का संगम बोल रहा हूं, ज्ञा। हमने बोला यज्ञ, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ नहीं, ज्ञानपीठ। तो ये बोला जाता है जा या का संगम, इसलिए आधा जा और या हजम नहीं होता है, लेकिन याद रखना यही होता है। जा, या। और देखिए श्रा कैसे कैसे बनेगा, बहुत लोचा होता है इस श्रा में। तो ये होता है बच्चा आधा सा और रा पूरा। इस श्रा पर मैंने बहुत बार चर्चा की है, और एक बार और कर लेना चाहता हूं। आखिर फ्रॉम वेयर दिस सिंबल इज मेड, समझिएगा। ये जो आधा सा होता है, आगे से ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये होता है, ठीक। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये शाह लिखा हुआ है। अब अगर हम आधे सा में रा जोड़ रहे हैं, तो असल में हम आधे सा में रा जोड़ रहे हैं, तो असल में हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी बैक कर रहा हूं, लेकिन अगर आप आधे शाह में री जोड़ रहे हैं, तो असल में आप आधे सा के इस सिंबल में री जोड़ रहे हैं, और तब ये क्या बनता है, श्री।
लेकिन आप कभी भी ये स्रा और री एक साथ नहीं लिख सकते, नेवर, कभी नहीं लिख सकते। शा और री एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो श्री आप पढ़ते हैं वो सा, देखिए ये है आधा सा, ये जो है ये क्या है, आधा सा, रा, और उस पर बड़ी ई की मात्रा है, तो ये बना है क्या, श्री। ये अलग है, इसके माने लक्ष्मी होता है, लेकिन यह आप तो श्रृंगार में ऐसे लिखेंगे, श्रृगाल में ऐसे लिखेंगे, और ये ऐसे लिखेंगे। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर बाय द वे आपके पास ये वाला फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप श्रृंगार कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए, टेक्निकली तो गलत नहीं होगा। श्वेता, फॉन्ट जनरली नहीं होता है मोबाइल्स में, सारे मोबाइल में ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं होता है कि आप सही रूप से श्रृंगार लिख सके, आपका श्रृंगार गलत लिखा हुआ, समझ गए। ये देखो, अगर आपने लिखा श्रृंखला, तो आप ऐसे लिखिए श्रृंखला, श्रृंखला। और आपकी मर्जी आए, आप आपके पास नहीं है फॉन्ट ये वाला, तो आप ऐसे लिख दीजिए श्रृंखला। टेक्निकली इट इज राइट, टेक्निकली इट इज राइट, लेकिन कोई ये लिख दे तो सिरे से खारिज कर दीजिए, कोई ये लिख दे सिरे से खारिज कर दीजिए, ऐसा कोई शब्द नहीं हो सकता। क्लियर है जी। तो अब ये रा री का तो गड़बड़ ना करेंगे हम लोग, पक्का। तो ये क्या हो गए, ये हो गए संयुक्त व्यंजन, छत्रज्ञ हमने बना लिए, पूरी कहानी बता दी। और ये वर्णमाला, इनको क्या कहते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इसी को उच्छिष्ट बोला जाता है। उच्छिष्ट माने उठाकर फेंकना होता है। तो आप समझिए, इनको बोलने में, आप जब कभी बोलेंगे तो बोल के देखिए, रा 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 रा, ऐसे जबान को झटके से ऊपर छोड़ते हैं, रा रा, तो जिह्वा को ऊपर उठाकर फेंका जाता है। उच्छिप्त माने ही होता है उठाकर फेंकना, उच्छिप्त माने होता है उठाकर फेंकना, तो जब इनको उठाकर फेंका जाता है तो ये क्या बनेंगे, उच्छिप्त बन जाएंगे। क्लियर है। इसीलिए इनको द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। उनके नाम पर उनको कवर्ग कहते हैं। इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, जब स्पर्शी व्यंजनों के जस्ट बाद में ये शामिल हो जाते हैं, इसलिए अंत में स्थित होने से अंतस्थ कहे जाते हैं। स्पर्शी का अंत मतलब स्पर्शी के अंत में आते हैं, इसलिए अंत अस्थ, यानी अंत में जो स्थान बनाने का काम यहाँ से शुरू होता है और फिर हाथ तक मामला जाके खत्म हो जाता है, बस इसीलिए अंतस्थ कहते हैं। अरे काहे दुख बच्चा। हाँ, अब हम यहाँ ऑनलाइन तो अवेलेबल है, रोज मुलाकात होती है, ठीक है। तो बच्चा, आज ये वर्णमाला का खागा हमने आपको पढ़ाया है, कभी और भेंट करेंगे तो वर्णमाला में और तमाम सारी बातें मिलेंगी, उन पर चर्चा करेंगे। और कभी ऐसे मन कर गया कि आज कोई टॉपिक क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, टॉपिक लेंगे, तो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात, ये कहानी अच्छा आपको पसंद आई है। अच्छा, ROGS के लिए, अच्छा हाँ, हर्तिक बच्चा, असल में री का अगर री लिख देंगे, ये री लिख देंगे, री, ऋतिक, तब ये गलत माना जाएगा, क्योंकि सही शब्द तो ऋतिक है, सही शब्द असल में ऋत्विक है। अच्छा, टीजीटी पीजीटी की चर्चा भी कर ले रहे हैं, ऋतिक है और ऋत्विक है, तो इसलिए इस री को थोड़ा डिफरेंट लगाने के लिए हरी लिख दिया जाता है, ऋतिक, थोड़ा डिफरेंट लगे इसलिए अंग्रेजी में, लेकिन इसका उच्चारण उनके पास है ये नहीं, तो लिख देते उनके यहाँ मूर्धन्य उच्चारण कोई होता ही नहीं अंग्रेजी में, जबकि ये ऋतुषाणा मूर्धा री मूर्धा का है। ट्रिपल सी खुदे फॉर्म भर दीजिए, हो जाएगा 3 महीने में एग्जाम। और टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले, अगर मुझे लगा कि आवश्यकता है तो मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी का एक कोर्स इस पर लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो पक्का है, जब सब प्रॉपर फॉर्म भरने का शेड्यूल बन जाएगा तो हम टीजीटी पीजीटी का हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च करेंगे। बच्चा, हृदय ऐसे लिखा जाएगा, हा मेरी की मात्रा, हृदय, ठीक। और कोई डाउट है, कोई प्रश्न हो, कोई बातचीत हो, कोई डाउट हो, पूछ लें, बतिया लें। जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत का कॉम्बो है वही कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते।
ग्रेजुएशन संस्कृत हो और एमए हिंदी, ये मतलब ग्रेजुएशन में संस्कृत संस्कृत का हिंदी का कॉम्बो होना चाहिए, इसके बिना हिंदी नहीं दे सकते। अर्थबोध का मतलब होता है बच्चा कि किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करना, और कुछ नहीं। अर्थबोध का मतलब या पठित गद्यांश का एक अर्थबोध होता है। आधे हा में री की मात्रा है टीपू, आधे हा में री की मात्रा है। तो ये एक बार देखिएगा आप यस भट्टी, आप एक बार सिलेबस वो डाउनलोड करिएगा जो उन्होंने कंडीशन दी है। अगर आपको उस कंडीशन में ना समझ में आए तो मेरे को भेजिएगा, मैं उसको पढ़ करके बताता हूँ कि एकल विषय मान्यता होगा कि नहीं होगा। श्वेता, किताब घटना चक्र रिवाइज कर डालिए, तो हमको भेज देना, अभी क्लास के बाद भेज देना तो हम देख लेंगे। घटना चक्र रिवाइज कर डालिए, उतने से हो जाए। अच्छा, हाँ, आर ओ के लिए घटना चक्र जरूर रिवाइज कर डालिए, और बाकी बेसिक किताबें पढ़िए। हाँ, जीएस के लिए श्वेता, घटना चक्र का रिवीजन एक बार आपका पूरा पूरा हो जाए, क्योंकि 120 नंबर जीएस है, तो जीएस आप याद करके लाएं, गड़बड़ ना करें। अच्छा, इंटर संस्कृत वाले भी मानने हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी बच्चा हमने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है, उनकी कंडीशन नहीं पढ़ी है, वो हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। हाँ बस भैया 5 मिनट में हम इधर जैसे ऑफ करें बस उधर मिला देना, ठीक। ठीक है बच्चा, आप बाकी चर्चा बाद में होगी, हमारी वजह से हमारा काम रुका पड़ा है, सब ठोक पीट खटपट हो रही थी, वो नहीं हो रही है। अब हम विदा लेते हैं, कल भेंट करते हैं तो आगे की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा सब नवंबर में जब ये 10 कोर्स खत्म करेंगे उसी के बाद सारे कोर्सेज लाएंगे। आगे आगे इसी नवंबर में तमाम सारे जितनी डिमांड है, देखो एक प्रैक्टिस कोर्स चाहिए, एक बीईओ का कोर्स चाहिए, ये, हाँ नहीं शाम को प्लस है, शाम को 5 बजे प्लस है भाई, शाम को 5 बजे है। तो एक बीओ का हमको मेंस का लाना है, और एक प्रैक्टिस कोर्स लाना है, और एक एंसेंट हिस्ट्री लाना है। लगाते रहिए हमारे लेक्चर। हाँ, 3 चीजें मुझे मालूम है, तो मैं नवंबर को कैसे प्लान करूंगा ये मुझे छोड़ दीजिए। हिस्ट्री लाना है मुझे, मैं गणित इस पर नहीं आएगी, गणित यूट्यूब पर आएगी, पक्का पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा। यहाँ सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। घंटे निर्धारित होते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चर्चा करेंगे कल, 1 बजे से प्रॉपर जैसे क्लास चलती है क्वेश्चन आंसर मोड में, वैसे चलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, खुश रहिए।